तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्रांतक की कहानी की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। क्या मैच था कल का, और इसी मैच के चक्कर में कल कहानी गुल थी। और क्योंकि न मैं मुझे लगता कि कहानी सुनाने की हालत में था और ना शायद आप सुनने की हालत में थे, क्योंकि हम सब हिंदुस्तानियों का, हर भारतवासी का पूरा ध्यान जो है वो एक तरफ था, टीवी पर या फिर स्टेडियम में, क्योंकि वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था। और सेमीफाइनल को लेकर हमारी बड़ी रिकॉर्ड बड़ा बुरा रहा है। हालांकि हम 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, 83 और 2011 में, लेकिन इसके बाद सेमीफाइनल में बहुत हारे। 87 में हारे, 99 में हारे, 15 में हारे, 2019 में हारे। तो 4 बार सेमीफाइनल में, उसमें लास्ट टाइम तो 19 में न्यूजीलैंड ने ही हराया था और कल न्यूजीलैंड से हमारा मुकाबला। लेकिन क्या मैच हुआ। 397 सेमीफाइनल जैसे मैच में, नॉकआउट स्टेज पर जिसमें हार कर बाहर होना है। एक तो नसीब ने साथ दिया, पहले हमने टॉस जीता। जब टॉस जीता तो फिर मुझे उम्मीद हो गई कि हम मैच जीतेंगे, लेकिन मुझे ये भी नहीं मालूम था कि हम 397 रन बनाएंगे। मेरा ये था कि 330 350 तक स्कोर थोड़ा सा सेफ होगा। क्या बैटिंग हुई है। और कल सचिन तेंदुलकर मैदान में और विराट कोहली पिच पर, और 50 सेंचुरी वनडे में बनाकर अपने आइडियल, अपने हीरो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड जो है, रिकॉर्ड उनके सामने ही तोड़ा। फिर उनको बो किया झुककर। तो कल रिकॉर्ड की बारिश हुई थी। सचिन तेंदुलकर के 49 सेंचुरी के रिकॉर्ड को तोड़ा, वर्ल्ड कप में हाईएस्ट स्कोर बनाया। सबसे ज़्यादा छक्के जो है वो रोहित शर्मा ने अपने नाम किए। किसी एक वनडे में नॉकआउट स्टेज वर्ल्ड कप के मैच में 7 विकेट लेने वाले पहले बॉलर मोहम्मद शामी बन गए। श्रेयस अय्यर ने जिस तरीके से 62 गेंद पे धुआंधार सेंचुरी बनाकर पूरा मैच का टेम्पो बदला। गिल ने जिस तरीके की बैटिंग की, हालांकि अनलकी रहे कि 79 पे उनको स्क्रैम्प आ गया और बाहर गया, वरना एक सेंचुरी उनकी पक्की थी। तो उसके बाद अब न्यूजीलैंड बैटिंग करने आई। 397 किसी भी टीम के लिए बहुत बड़ा स्कोर होता है, 98 बनाकर जीतना। लेकिन न्यूजीलैंड के साथ एक चीज़ है, पता नहीं आप लोग भी इस बात को महसूस करते हैं कि नहीं। हम दुनिया में जितने लोगों से भी क्रिकेट खेलते हैं, न्यूजीलैंड एक लौती टीम है जो बहुत प्यारी और अपनी जैसी लगती है, अच्छी लगती है। मतलब उनको हरा के खुशी भी हुई होती है और फिर उनको लेकर अफसोस भी होता है, और लगता है कि यार ये बड़े अच्छे लोग हैं। न्यूजीलैंड की जो टीम है, चाहे विलियमसन हो या उनके जितने भी प्लेयर्स हों, तो एक तो मासूम है बड़े। एक वक्त था जब दिल धड़का था, जब मिशेल और विलियमसन दोनों क्रीज पर थे और 2 विकेट के बाद दोनों ने 150 से ऊपर की पार्टनरशिप कर ली और अब मैच को लगभग 20 ओवर या 20-20 के मोड में ले आए थे। आखिरी के 20 ओवर में 180-90 मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में कोई मुश्किल काम नहीं है, आईपीएल में हम सब देख चुके हैं। लेकिन जब जब ज़रूरत पड़ी तब तब कैप्टन को निराश नहीं किया एक बॉलर ने, और वो है मोहम्मद शमी। इसको लेके नाम भी कल आया, शमी फाइनल। जब शुरू में विकेट नहीं गिरा, शमी को लाया गया, पहले ही गेंद पे विकेट ले गए। जब पार्टनरशिप बिल्ड हुई, उस बीच में मिशेल का एक कैच छूटा शमी से, और लगा कि हम लोगों को कहीं ये कैच मैच ही ना छोड़, मतलब हाथ से निकल जाए। लेकिन रोहित शर्मा ने गजब की कैप्टनशिप की। कैच छूटने के बाद फ़ौरन ले आए बॉलिंग पे। उसके बाद फिर 1 ओवर में 2 विकेट लिया। फिर उसके बाद न्यूजीलैंड के बैट्समैन को जमने ही नहीं दिया और लगभग 327 पे न्यूजीलैंड की टीम ऑल आउट हो गई। 70 रनों से हम ये मैच जीत गए। मैन ऑफ द मैच मोहम्मद शामी रहे। और आज की कहानी उसी शामी की कहानी, क्योंकि शामी की कहानी को हर एक को सुनना चाहिए। उसकी वजह ये है कि हम सब की ज़िंदगी में अलग अलग वक्त पर अलग अलग चीज़ें होती हैं। किस्मत भी होता है, कई बार किस्मत साथ नहीं देती, कई बार मौका होता है, कई बार मौका नहीं मिलता। हर पेशे में, सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं है। कई लोगों को मौका नहीं मिलता है इसलिए वो कुछ कर नहीं पाते। कई लोगों को मौका मिलता है, वो उसको भुना नहीं पाते तो कुछ नहीं कर पाते। कई लोगों को मौका मिलता है और उस मौके को वो फ़ौरन भुना लेते हैं, क्योंकि किस्मत मौका बार बार नहीं देती, और किस्मत मौका देने के बाद इंतज़ार भी नहीं करती कि आप उस मौके को कब भुनाएंगे। क्या पता कब किस्मत पलट जाए और वो मौका आपसे वापस ले ले। शमी की ज़िंदगी की कहानी कुछ ऐसी ही है, किस्मत और मौके की कहानी। दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, अमरोहा एक इलाका है यूपी में।
कमाल अमरोही, नाम याद होगा आपको, बहुत मशहूर डायरेक्टर जिन्होंने शायद वो मीना कुमारी और दिलीप कुमार को लेकर जो मशहूर फिल्म बनी थी, एक मुग़ल आज़म शायद उन्हीं की थी, या पाकीज़ा। तो कमाल अमरोही मशहूर डायरेक्टर, उनका इलाका है अमरोहा। और उसी अमरोहा में एक गांव है और उस गांव का नाम है उस गांव का जो नाम है बहुत ही खूबसूरत सा नाम है साहसपुर। तो अमरोहा के साहसपुर में पैदा हुए मोहम्मद शामी, लेकिन इनके पैदाइश से लेकर क्रिकेट ग्राउंड तक और फिर इनकी पर्सनल ज़िंदगी में, यानी कि मैदान के अंदर और मैदान के बाहर क्या हुआ, मौके वाली बात पूरी कर देता हूँ कि किस्मत जब मौका देता है तो इंतज़ार नहीं करता है आप भुनाते हैं कि नहीं भुनाते हैं। जब इंडियन बॉलिंग लाइन एक तरह से एकदम फिक्स हो गई तो ये था कि जब बुमराह बाहर थे तो शामी खेल रहे थे। बुमराह के बाद जाहिर सी बात है बुमराह की जगह कोई नहीं ले सकता है, जो लाइन लेंथ यॉर्कर। तब बुमराह आ गए, इधर सिराज अपने उरूज पर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो बुमराह और सिराज को आप बिठा नहीं सकते, तो बैठेगा कौन? मोहम्मद शामी। एशिया कप में भी शामी को कई मैचों में बिठाया गया। अब वर्ल्ड कप में भी ये था कि आप 5 ही बॉलर को खिला सकते हैं। अब उसमें बुमराह और सिराज की जगह पक्की हो गई। आप स्पिनर में कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा है और एक ऑलराउंडर के तौर पर हार्दिक पांड्या या फिर शार्दुल ठाकुर थे। तो शामी के लिए कोई जगह नहीं थी इस वर्ल्ड कप में। पहला मैच इंडिया का ऑस्ट्रेलिया से हुआ, शामी को जगह नहीं मिली। दूसरा मैच अफगानिस्तान से हुआ, शामी को जगह नहीं मिली। तीसरा मैच पाकिस्तान से हुआ अहमदाबाद में, शामी को जगह नहीं मिली। चौथा मैच बांग्लादेश से हुआ, शामी को टीम में उनके लिए कोई जगह नहीं थी। वर्ल्ड कप के पहले 4 मैच में शामी बेंच पर बैठे हुए थे। चौथे मैच के दौरान अचानक जो हार्दिक पांड्या थे, बॉल रोकते वक्त उनके पैर में चोट लगी और वो इंजर्ड हो गए। अब हार्दिक पांड्या इंजर्ड, बाहर। अब अचानक ये चीज़ हो गई, हमारा वर्ल्ड का टॉप ऑलराउंडर और वो इंजर्ड है। अब उसकी जगह कैप्टन या तो फिर शार्दुल ठाकुर को खिलाते, क्योंकि शार्दुल ठाकुर भी एक ऑलराउंडर के तौर पर देखे जाते हैं, या एक एक्स्ट्रा बैट्समैन को लेते, ज़्यादा डिफेंसिव होते। तो ईशान किशन बैठे हुए हैं, उसके अलावा आपके सूर्य कुमार यादव सभी थे। या फिर बॉलर ही लेना था तो उनकी जगह अश्विन को खिला लेते। लेकिन रोहित शर्मा की कप्तानी का जवाब नहीं। जब हार्दिक पांड्या टीम से बाहर हुए तो उन्होंने एक ऑलराउंडर की जगह एक बैट्समैन या बैट्समैन वाला ऑलराउंडर नहीं लिया, बल्कि एक प्योर बॉलर लिया, और वो थे मोहम्मद शामी। वर्ल्ड कप के 4 मैच में बेंच पर बैठे शामी को धर्मशाला में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला मौका मिला। किस्मत और मौका इसी को कहते हैं। कोई सीन नहीं बन रहा था, हार्दिक पांड्या बाहर हो गए, शामी को मौका मिला धर्मशाला के विकेट पर न्यूजीलैंड के खिलाफ, और न्यूजीलैंड की टीम डिफेंडिंग वर्ल्ड चैंपियन। शामी ने पहला ही मैच खेला वर्ल्ड कप का और 5वां मैच था टोटल इंडिया का, 5 विकेट ले गए। और क्या बॉलिंग की। अब एक बॉलर 5 विकेट ले जाए तो उसमें यह था कि शामी को अभी आजमाया गया, न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं चले तो अगले मैच में शायद शार्दुल ठाकुर आ जाएं, अश्विन आ जाए। शामी को भी ये बात पता थी, लेकिन शामी ने ऐसा परफॉर्मेंस किया कि कैप्टन क्या टीम मैनेजमेंट भी सोचने पे मजबूर हो गया कि अब ऐसे बॉलर को कैसे बिठा दें जो पहले आते ही बेंच पे बैठा और 5 विकेट ले गया। चलो भाई, ये हुआ कि उनको अब दूसरा मौका दिया जाए। अगला मैच इंग्लैंड में था, लखनऊ में, और उस मैच का गवाह मैं भी था, स्टेडियम में मौजूद था। वहाँ पर इंडिया सिर्फ 229 रन के करीब बनाती है। शामी बॉलिंग के लिए आते हैं, 4 विकेट अपने दूसरे ही मैच में लखनऊ में इंग्लैंड के खिलाफ, 5-4-9 विकेट हो गए शामी के सिर्फ 2 मैच में। अब तीसरा मैच परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा, श्रीलंका के खिलाफ था पुणे में। शामी को फिर बॉलिंग दी गई, श्रीलंका के खिलाफ 5 विकेट, फिर से पहले में 5, दूसरे में 4, फिर तीसरे में 5, 14 विकेट 3 मैच में। बिठाने का अब सवाल ही नहीं है, अब वो टीम के परमानेंट मेंबर बन गए। अब चौथा मैच आया उनके बाद नीदरलैंड के खिलाफ, 2 विकेट मिले, बल्कि नीदरलैंड के खिलाफ कोई विकेट नहीं मिला, क्योंकि नीदरलैंड तक हम एक तरह से पहुंच ही चुके थे सेमीफाइनल में। तो उसमें रोहित ने भी बॉलिंग की, विराट ने भी बॉलिंग की, सूर्य कुमार यादव ने ही बॉलिंग की, और अपने मेन बॉलर को रोहित शर्मा ने थोड़ा सा आराम दिया। तो पहला मैच था जिसमें शामी को विकेट नहीं मिला। अब उसके बाद नॉकआउट आ गया, सेमीफाइनल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में कल। 397 बड़ा स्कोर था,
लेकिन जिस तरीके से विलियमसन और मिशेल ने फिर पार्टनरशिप बिल्डअप की, और बल्कि शुरू में जब पहला ओवर शुरू हुआ तो ये था कि बॉल हिल रही है, 10 ओवर तक विकेट लो वरना क्या पता ड्यू आ जाए। पहला ओवर और पहली ही गेंद कॉनवे, जो उनका मेन खतरनाक बैट्समैन, शामी ने विकेट ले लिया। उसके बाद उन्होंने दूसरा विकेट लिया, रचिन रविंद्रा को आउट किया। इसके बाद जब लग रहा था कि न्यूजीलैंड गेम में वापस आ रही है, उन्होंने एक एक कर 5 और विकेट लिए और वर्ल्ड कप के पहले प्लेयर बन गए जिन्होंने वनडे में वर्ल्ड कप में 7 विकेट लिए हो, 50, 55 या 57 रन देकर। सिर्फ 6 मैच में 23 विकेट हो चुके हैं शामी के, जबकि मैच हुए अगर सेमीफाइनल को काउंट कर लीजिए तो 10। बाकी प्लेयर ने 4 मैच ज़्यादा खेले, लेकिन शामी इस वक्त हाईएस्ट विकेट टेकर हैं वर्ल्ड कप के 23 विकेट्स के साथ। एक आखिरी मैच बाकी है अहमदाबाद में, उसी अहमदाबाद में जहां पाकिस्तान से हुआ, शामी को मौका नहीं मिला। 19 नवंबर संडे का दिन शामी के लिए वो ख़ास मौका होगा। फिर मैंने वही कहा, किस्मत और मौका। अब तक किस्मत ने जो मौका दिया उन्होंने दोनों हाथों से लपका है। अब सिर्फ एक मैच की बारी है। शामी ने वहाँ भी अपना जादू दिखा दिया। ये वर्ल्ड कप हमसे कोई नहीं छीन पाएगा। तो ये तो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की जीत शामी के परफॉर्मेंस की बता दी। अभी शामी आया कहाँ से, यह है क्या भला, इसकी ज़िंदगी में इतने तूफान, इतने भूचाल क्यों? एक क्रिकेटर 3-3 बार मरने की क्यों सोच रहा था? तो शामी की पूरी कहानी, अमरोहा के पास एक जगह है जिसका नाम है साहसपुर। इसी साहसपुर में मोहम्मद शामी का जन्म हुआ। मोहम्मद शामी के जो पिता हैं उनका नाम है तौसीफ अली। तौसीफ अली अपने ज़माने में एक बेहतरीन क्रिकेटर थे, बेहद तेज़ गेंदबाजी करते थे। कहते हैं कि लोग दूर दूर से लोकल मैच गांव में देखने के लिए आते थे, वो डंडे उड़ा देते थे। और ये कहा जाता कि अगर उनको सही गाइडेंस, सही कोचिंग, सही एकेडमी मिलती तो तौसीफ अली इंडिया खेल रहे होते। सपना भी उनका यही था, लेकिन घर की जिम्मेदारियों और मजबूरियों ने उनके सपने के रास्ते में रुकावट डाल दी। तौसीफ अली के घर वालों ने कहा, बेटा कब तक क्रिकेट के पीछे भागोगे, घर परिवार भी है, रोज़गार भी है, और कहाँ हम तुम जैसे गरीबों को मौका मिलेगा। तौसीफ अली ने भी हिम्मत हार ली, बट दिल में मलाल था कि वो एक तेज़ गेंदबाज थे। उनके घर वालों ने शादी कर दी। शादी के बाद रही सही जो उम्मीदें थी, सपने थे एक क्रिकेटर बनने का, उसने दम तोड़ दिया। अब तौसीफ अली पूरी तरीके से घरेलू ज़िंदगी जीने लगे। शादी के बाद एक एक कर उन्हें 5 बच्चे पैदा हुए। उनमें सबसे छोटा मोहम्मद शामी, जो सपना खुद तौसीफ पूरा नहीं कर पाए थे, वो सपना अपने बच्चों में देखते थे। जब बच्चे पैदा हुए उनके बेटे, तो उन्होंने सभी को बचपन से ही बल्ला और बॉल थमा दिया हाथ में और ख़ुद ही प्रैक्टिस कराते। खेलने का शौक़ था, खुद खेलते, बच्चों के साथ खेलते, उन्हें प्रैक्टिस कराते, लेकिन इस एम के साथ कि इनमें से जो अच्छा बनेगा इसको क्रिकेटर बनाएंगे। इत्तेफाक से सबसे छोटा बेटा मोहम्मद शमी, उसके अंदर वो गुण था, वो उन्होंने बचपन में भांप लिया। वो खूब दौड़ता, खूब तेज़ गेंद डालने की कोशिश करता। वो अपने लेवल पर जितनी कोचिंग दे सकते थे कोचिंग दी। करते करते अब शामी 15 साल का हो गया। जब वो 15 साल का हुआ तो तौसीफ अली को बहुत ईमानदारी से लगा कि अब प्रोफेशनल क्रिकेट में इसको जाना है तो मेरी मतलब जो ट्रेनिंग है वो किसी काम की नहीं है। मैं ऐसा कोच नहीं हूँ कि मैं इसको प्रोफेशनल क्रिकेटर बना सकता हूँ। प्रोफेशनल कोच के पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसके लिए इसको कहीं दूर जाना होगा। फिर उन्होंने फैसला किया कि अमरोहा से करीब 22 किलोमीटर दूर मुरादाबाद है, बर्तनों के लिए बड़ा मशहूर है मुरादाबाद। तो उन्हें पता चला कि मुरादाबाद में एक क्रिकेट एकेडमी है जिसके एक कोच हैं बदरुद्दीन, और वो बड़े अच्छे कोच हैं। किसी तरीके से उन्होंने उनका पता लिया और शामी 15 साल की उम्र में उसका हाथ पकड़कर मुरादाबाद पहुंच गए और बदरुद्दीन से मुलाकात की और कहा कि मेरा बेटा बहुत तेज़ गेंद फेंकता है, आप इसको अपनी एकेडमी में रख लें, इसको कोचिंग दें। बदरुद्दीन के बाद बहुत सारे लड़के आते थे। उन्होंने देखा अभी कोई ट्रायल नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने कहा देखो तुम आए हो 22 किलोमीटर दूर से आए, एक तो ये डेली कैसे आएगा, दूसरा मैं तभी इसको अपने पास रखूँगा जब मैं ये देखूँगा कि ये उस लेवल का बॉलर है कि नहीं, इसके अंदर कुछ काबिलियत है कि नहीं, या ऐसे ही नॉर्मल है। क्योंकि फिर ये तुम्हारा भी वक्त बर्बाद होगा, तुम्हारे बेटे का भी वक्त बर्बाद होगा, तुम्हारे पैसे भी बर्बाद होंगे और मेरा भी वक्त बर्बाद होगा।
तौसीफ अली तैयार हो गए। उन्होंने कहा आप मेरे बेटे का ट्रायल लीजिए। अब उनकी कोचिंग एकेडमी में बड़े बड़े प्लेयर थे, अच्छे अच्छे एस्टैब्लिश, जो अच्छा क्रिकेट खेल रहे थे, प्रोफेशनल। तौसीफ अली ने पहले जूनियर कुछ बैट्समैन को बुलाया और कहा कि ज़रा इसकी गेंद खेलो। मोहम्मद शामी 15 साल का लड़का दौड़ा, बॉल फेंकी, बैट्समैन सन्न रह गया, बॉल इतनी तेज़ी से निकली। तौसीफ के साथ बदरुद्दीन ने देखा, उन्हें लगा कि इसमें कुछ है। फिर उन्होंने और अपने अच्छे बैट्समैन को बुलाया, उसको भी डाला, फिर और बुलाया जो उनके एकेडमी के बेस्ट बैट्समैन थे, फिर उनको कहा बैटिंग करो। वो सब आए। हर एक को मोहम्मद शामी ने परेशान कर दिया, कहीं के तो डंडे उड़ा दिए, यानी विकेट। और जब जब वो बोल्ड करता 15 साल का बच्चा, तब तक उसके चेहरे पे एक अजीब सी खुशी होती। उसको विकेट उड़ता हुआ देखना बड़ा अच्छा लगता था। बदरुद्दीन ने ये बात महसूस कर ली कि हंसता तब है जब ये बोल्ड करता है, कैच, LBW, इसमें इसके ज़्यादा रिएक्शन नहीं होते। उस 15-20 मिनट में मोहम्मद शामी की बॉलिंग देखने के बाद बदरुद्दीन ने कहा कि मैं आपके बेटे को कोचिंग दूंगा। अब इसके बाद मोहम्मद शामी तौसीफ के हाथों से निकलकर बदरुद्दीन तक पहुंच गया। बदरुद्दीन ने अब उसको कोचिंग देनी शुरू की। शर्त ये थी कि यहाँ पाबंदी से आना पड़ेगा, पर उन्हें पता नहीं था कि बदरुद्दीन से भी कहीं ज़्यादा जुनून तो उस लड़के में है। डेली 22 किलोमीटर का सफ़र तय कर शामी अब पहुँचता मुरादाबाद, कोचिंग करता। कई बार ऐसा हुआ कि खुद कोच गायब, लेकिन शामी पाबंदी से पहुँचा। कई ईद बकरीद के मौके आए, वो नमाज पढ़ता और फिर मेहमानों से मिलता, फिर निकल जाता। वो भी देख के हैरान कि छुट्टी का दिन, आज तो छुट्टी कर लो। उसने कहा नहीं। कहते हैं कि अपने पूरे जब तक वो ट्रेनिंग लिया उसने एक दिन की छुट्टी नहीं ली। इसे कहते हैं जुनून। इसके बाद कुछ लोकल मैच होते, बदरुद्दीन शामी को उतार देते, वो खेलता। मैच जब ख़त्म हो जाता तो बदरुद्दीन के पास जाता और कहता कि सर, ये मैच जो हो चुका, ये पुरानी गेंद आप मुझे दे दीजिए। तो बदरुद्दीन ने कई बार उसे पुरानी गेंद दे दी कि शायद ये घर जाकर बच्चों के साथ खेलता होगा। बट जब वो बार बार मांगने लगा तो उन्होंने पूछा कि ये तुम पुरानी गेंद ले जाकर करते क्या हो? तब उसने कहा कि सर, नई गेंद से तो आप मुझे पूरी ट्रेनिंग दे रहे, मैं स्विंग और रिवर्स स्विंग करना चाहता हूँ। और कहते हैं, उसने कहा कि जो भी मैंने सुना कि स्विंग और रिवर्स स्विंग पुरानी गेंदों से ज़्यादा होता है, तो मैं इसलिए आपसे पुरानी गेंद ले जाकर फिर अपने घर जाता हूँ और अपने गांव में उससे प्रैक्टिस करता हूँ। जब ये सुना तो बदरुद्दीन को बड़े इमोशनल हो गए। उन्होंने कहा चलो अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा रिवर्स स्विंग और स्विंग। इसके बाद उन्होंने ये कला भी उसे सिखानी शुरू की। अब लगभग उनकी कोचिंग में वो तैयार हो चुका था। इसके बाद उन्होंने कहा कि अब तुम तैयार हो, अब यूपी ट्रायल का टाइम आया। और उन्होंने कहा कि चलो यूपी में तुमको ट्रायल दिलाते हैं अंडर 19 के लिए, बल्कि अंडर 17। ले गए, ट्रायल हुआ। ट्रायल के दौरान तमाम सिलेक्टर थे वहाँ पर अंडर 19 के लिए। मोहम्मद शामी का भी ट्रायल हुआ और उस ट्रायल के दौरान उसने बहुत सारे डंडे उखाड़ डाले, बहुत स्पीड में गेंदबाजी की। लेकिन सिलेक्टर आए और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लड़का है, अगले साल ट्राई करना, अगले साल इसको लेकर आना, पक्का ये यूपी अंडर 19 से खेलेगा। बदरुद्दीन समझ गए, क्योंकि इससे पहले भी उनके साथ, उनके बच्चों के साथ कई बार ऐसा हो चुका था। क्रिकेट में पॉलिटिक्स बहुत बड़ा एक ज़ख्म नासूर की तरह है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप बहुत ज़्यादा हैसियत वाले होते हैं, जिनकी पहुंच होती है, पैसे होते हैं, सिलेक्टर्स की जेबें भर देते हैं, उनकी हवस पूरी कर देते हैं और उस चक्कर में टैलेंटेड बच्चे पीछे रह जाते हैं। मोहम्मद शामी के साथ यही हुआ। अंडर 19 में ये कहकर रखने से, उसको सिलेक्ट करने से मना कर दिया कि इस वक्त फास्ट बॉलर है हमारे पास, नेक्स्ट ईयर लेकर आना। बदरुद्दीन मायूस लौटे। उन्होंने तौसीफ अली को मायूसी नहीं थी, उन्होंने कहा भी 19 साल, अगले साल अंडर 19 में ट्रायल हो जाएगा, क्योंकि उम्र उसके साथ थी। लेकिन बदरुद्दीन गहरी सोच में थे। उन्होंने कहा नहीं, अगर आप अगले साल, एक साल फिर मैं इसको ट्रेनिंग दूँ और एक साल फिर ट्राई करूँ और अगले साल फिर इसको सिलेक्शन के लिए जाऊँगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सिलेक्टर ये कहेगा कि अगले साल आना। उन्होंने कहा उस चक्कर में इस बच्चे की बेशकीमती जो ये साल है ये बर्बाद हो रहा है। तो उन्होंने पूछा फिर क्या उपाय है? तो उन्होंने कहा एक उपाय है, पता नहीं तुम इसको बर्दाश्त कर पाओगे या इसको कैसे कर पाओगे, तुम जानो। बदरुद्दीन ने तौसीफ अली से कहा कि आप अपने बेटे शामी को कोलकाता ले जाओ। कोलकाता में बहुत सारे प्रोफेशनल क्लब हैं और उन क्लब में अगर ये खेलेगा तो फिर पक्का है कि अंडर 19, अंडर 22 में इसका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें काबिलियत बहुत है
और एक बार इसको अगर अच्छा क्लब मिल गया ये पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। तौसीफ उनकी बातों से सहमत थे। उन्हें लगा कि ये वही घूम फिर कर साइकिल आ गई कि वो खुद एक तेज़ बॉलर थे और उन्हें अच्छी मतलब प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिला। आज इतने सालों बाद उनके बेटे की शक्ल में वही चुनौती उनके सामने आ गई। अब वो क्या करें? घर में और भी 4 बच्चे हैं, बीवी है, खर्चा है। उन्होंने कहा जो होगा होगा, मैं इससे अपना सपना पूरा करूंगा। तौसीफ अली तैयार हो गए। उन्होंने शामी को कोलकाता भेजने का फ़ैसला किया। वो कोलकाता ले गए और उसके बाद वहाँ एक दूर के जानने वाले थे। शामी वहाँ गया, उसने एक छोटा मोटा क्लब ज्वाइन किया। रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। पिता उससे, उसके वालिद कहते थे कि जो भी पैसा वैसा होगा मांग लेना, पर उसे घर की भी हालत मालूम थी। कहते हैं वहाँ जाने के कुछ दिन के बाद उसने अपने पिता से, अपने वालिद से पैसे मंगाने बंद कर दिए। उसे लगा कि उसे मालूम था कि उसके फादर उसके लिए कितनी जद्दोजहद कर रहे हैं। घर में और भी भाई है, उनका भी खर्चा है, स्कूल है, कपड़े हैं, फीस है, दवा है। उसने अपने घर वालों से पैसे लेने बंद कर दिए। बताया कि मैं ठीक हूँ। वो कभी रेलवे स्टेशन पर सो जाता, कभी बस अड्डे पर सो जाता और बस क्रिकेट खेलता। बिरयानी खाने का शौक था, जो पैसे होते जाकर सस्ती बिरयानी खा लेता। बस उसका जुनून एक ही था, स्टंप को उड़ाना और उसकी आवाज़ को सुनना जिसमें उसको संगीत सुनाई देती थी। ऐसी एक रोज़ वो एक क्लब क्रिकेट खेल रहा था। जब वो क्लब क्रिकेट खेल रहा था तो इत्तेफाक से वहाँ बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के एक असिस्टेंट सेक्रेटरी देवव्रत दास वो मैदान में मौजूद थे। देवव्रत दास ने देखा कि इस मैच के दौरान एक लड़का ठीक ठाक तंदुरुस्त सा बड़ी तेज़ी से लय में दौड़ रहा है और बड़ी तेज़ गेंद कर रहा है। उनको तेज़ गेंदबाजी से ज़्यादा उसकी लय लगी कि ये जो रनअप से भाग कर आता है इसमें कहीं पे भी इसमें कोई झोल नहीं है। वो एकदम ऐसा लगता है कि बस लय के साथ कोई दौड़ रहा हो और फिर क्या है, स्पीड में गेंद फेंक रहा और कई विकेटें उखाड़ रहा है। उनको वो बहुत अच्छा लगा। मैच खत्म होने के बाद वो उसके पास गए। उन्होंने पूछा तुम्हारा नाम क्या? उसने कहा मोहम्मद शमी। बताया अमरोहा से आए। बोला यहाँ कहाँ रुके हो? वो थोड़ा शर्माया, झिझका। बताया कि कोई जगह नहीं है, कभी रेलवे स्टेशन पे सो जाता हूँ, कभी बस अड्डे पर। इत्तेफाक से देवव्रत दास जो बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के असिस्टेंट सेक्रेटरी थे, उनका अपना एक लोकल क्रिकेट क्लब था। उन्होंने कहा काम करो, तुम मेरे क्लब में आ जाओ, मेरे क्लब से खेलो और मेरे साथ रहना, छत मैं दूंगा। वो शामी को अपने घर ले गए, अपने घर पर पनाह दी। कहा तुम सिर्फ क्रिकेट पे फोकस करो, रहना खाना पीना भूल जाओ। अब वो उनके क्लब के लिए खेलने लगा, खूब कामयाब, एक से एक मैच जिता रहा है। देवव्रत दास उसको देख देख कर खुश हो रहे हैं। उनको लगा कि ये लड़के में बहुत पोटेंशियल आगे जा सकता है। एक रोज़ बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के एक सिलेक्टर थे, चयनकर्ता, मिस्टर बैनर्जी। देवव्रत दास ने बैनर्जी को कहा कि आओ एक तुमको मैच दिखाता हूँ। शामी वो मैच खेल रहा था। ले जाकर उन्होंने कहा कि देखो ये लड़का है, ये तेज़ बॉलर है, इसकी गेंद स्विंग भी होती है, इसके पास गति भी है, तुम इसको एक मौका दो बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन में अंडर 22 के लिए। बैनर्जी ने कहा ठीक है, मैं देता हूँ। इसके बाद मोहम्मद शामी का सिलेक्शन हो गया अंडर 22 में। इस तमाम कोशिश के बाद अब अंडर 22 में सिलेक्शन हुआ। उसके लिए अब शामी को ईडन गार्डन की एंट्री मिल गई, क्योंकि बंगाल टीम का हिस्सा था। जब वो ईडन गार्डन पहुंचा तो वहाँ रणजी प्लेयर सारे प्रैक्टिस करते थे और साथ में प्रैक्टिस करते थे प्रिंस ऑफ कोलकाता, हमारे देश के कामयाब कप्तानों में से एक सौरव गांगुली यानी दादा एक दिन प्रैक्टिस कर रहे थे। नेट पे जो लोकल बॉलर होते हैं, यही अंडर 22, 19 या और भी क्लब वाले बहुत सारे आते हैं, तो वो अमूमन बॉल डालते हैं। मोहम्मद शामी ताक में थे, क्योंकि जानते थे कि ये दादा हैं, कि इनको नेट पे बॉल डालूं। कतार में लग गए, बारी आई, बॉल डाली। गांगुली मोहम्मद शामी की कुछ गेंद खेल के समझ गए कि इस लड़के में बड़ा ज़बरदस्त पोटेंशियल है। उन्होंने नाम पता पूछा। फिर उन्होंने बंगाल सेलेक्टर जो थे रणजी के, उनसे कहा कि लड़का है, इसको देखो। दादा के कहने पर शामी का सिलेक्शन बंगाल की रणजी टीम में हो गया। वो रणजी टीम में और पहले ही मैच में
शायद 7 विकेट लिया। रणजी टीम में आने के बाद फिर शामी ने पलट कर नहीं देखा। इसके बाद आईपीएल शुरू हुआ, उनको 11-12 में आईपीएल में मौका मिला। दादा के कहने पर शामी को केकेआर ने ख़रीदा, कोलकाता नाइट राइडर। वो आईपीएल का मैच खेलने लगे और इसी आईपीएल का मैच खेलने के दौरान अब शामी की ज़िंदगी में एक नई कहानी आई। जब वो आईपीएल खेलने लगे तो आपको याद होगा कि आईपीएल के दौरान बहुत सारी चीयर लीडर्स होती हैं जो हर चौके छक्के और विकेट पर उठती हैं, डांस करती हैं। ईडन गार्डन में ऐसी एक चीयर लीडर बैठी थी, नाम था हसीन जहां, बेहद खूबसूरत, मॉडलिंग की दुनिया से आई थी। जब क्रिकेट में चीयर लीडर की मांग बढ़ी तो पता चला काफ़ी पैसे मिलते हैं। हसीन जहां ने भी अप्लाई किया और उनको कोलकाता नाइट राइडर का जो और चीयर लीडर्स थी उनमें से एक सिलेक्ट हो गई। अब वो सिलेक्ट हो गई। ईडन गार्डन के आईपीएल के मैच में हमेशा हसीन जहां मौजूद होती और मोहम्मद शामी भी उस ग्राउंड पर मौजूद होते। इसी मौजूदगी में एक रोज़ दोनों की आंखें चार हुई, धीरे धीरे प्यार हो गया। फिर दोनों ने शादी करने का फैसला किया और आखिरकार 6 जून 2014 6 जून 2014 को दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद इनकी एक बेटी हुई। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन सिर्फ अगले 4 साल तक। 2018 आते आते रिश्तों में बहुत कड़वाहट हो गई और इसकी शुरुआत यूं हुई कि शादी के कुछ वक्त के बाद शामी को पता चला कि जो उनकी पत्नी है, उन्होंने हसीन जहां ने उनसे झूठ बोला था। हसीन जहां की ये दूसरी शादी थी शामी से। इससे पहले हसीन जहां की एक और शादी हो चुकी थी सैफुल्ला नाम के एक शख्स से, जिसका कोलकाता में ही एक किराने की दुकान थी और उस शादी से 2 बेटियां भी हुई। हसीन जहां पैदा हुई उसी मोहल्ले में सैफुद्दीन रहा करता था। दोनों स्कूल कॉलेज में भी साथ थे, दोनों में दोस्ती थी, दोस्ती प्यार में बदली, दोनों ने शादी कर ली, 2 बेटियां हुई। लेकिन हसीन जहां को मॉडलिंग और बाकी जगहों पे जाना था, बाद में प्यार का बुखार उतर गया और फिर दोनों ने अलग रास्ता पकड़ लिया। जो सैफुल्ला और हसीन दोनों का तलाक हो गया। उसके बाद अब इधर शामी रणजी ट्रॉफी से फिर इंडियन टीम के लिए सिलेक्ट किए गए। इसके पीछे भी दादा का हाथ था। फिर ये दौरे पर जाने लगे। देखते ही देखते शामी इंडियन टीम के फास्ट बॉलिंग के एक रीढ़ की हड्डी बन गए। पहले ही टेस्ट में इन्होंने, ईडन गार्डन में ही वो टेस्ट मैच हुआ था जो इंडिया जीती थी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। उस टेस्ट मैच में भी इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। फिर तो ये टीम का हिस्सा ही हो गए थे। आईपीएल में आने के बाद शामी का और नाम हो गया। अब शामी भी एक अपने यहाँ जैसे क्रिकेटर को लोग हम पूछते हैं, मानते हैं, हीरो मानते हैं, शामी भी वैसे ही हो चुके थे। तो हसीन जहां की शादी शामी के साथ 4 साल चली। एक बेटी हुई, बेटी से बहुत प्यार करते थे। उसके बाद अचानक एक रोज़ तमाम मीडिया में खबर आई और फिर अचानक शामी की ज़िंदगी में भूचाल आ गया। हसीन जहां ने अलीपुर पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट लिखा दी एक रोज़। रिपोर्ट बेहद संगीन थी। रिपोर्ट ये कि शामी उन्हें मारते हैं, डॉरी के लिए तंग करते हैं। उनका बड़ा भाई, उसने उनकी इज्जत लूटने की कोशिश की। शामी एक मैच फिक्सर है। दुबई में ये बैठकर पाकिस्तान के साथ मैच फिक्सिंग करते हैं। एक पाकिस्तानी लड़की से इनका अफेयर है, उससे वो शादी करना चाहते हैं। अब ये सारे संगीन इल्ज़ाम थे। अलीपुर पुलिस स्टेशन में कोलकाता में ये रिपोर्ट लिखी गई। अब जब मैच फिक्सिंग में ये सारे संगीन इल्ज़ाम आए तो बीसीसीआई भी हरकत में आई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और उसने जो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है हर क्रिकेटर का टेस्ट, वनडे और T20 के लिए, उस कॉन्ट्रैक्ट को रोक दिया शामी के साथ। यानी 1 साल के जो भी 8, 10, 12, 15 करोड़ मिलते हैं वो रोक दिया। इधर कॉन्ट्रैक्ट रोक दिया, उधर बीवी का इल्ज़ाम, उधर गिरफ्तारी का तलवार सर पर, इधर मीडिया में वो विलन बन गए। और इत्तेफाक से उससे ठीक पहले एक और हादसा हो चुका था। T20 के एक मैच में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंडिया हार गई थी और उस हार के बाद उस मैच में 4 ओवर में करीब 46 या 48 रन शामी ने दे दिए थे। और उस हार के बाद शामी को लेके बहुत सारी बातें हुई थी। उसमें हिंदू मुस्लिम वाला भी एंगल आ गया था। शामी के पुतले जलाए जाने लगे थे,
कहा गया कि जानबूझकर इसने पाकिस्तान से मिलकर इंडिया को हरवाया। विराट कोहली कैप्टन थे, विराट कोहली एकदम सामने खड़े रहे। उन्होंने कहा जो शामी के खिलाफ इस तरह का लाइन बोलेगा वो मेरा भी दुश्मन है। जब बीसीसीआई ने कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया तो उधर दादा खड़े हो गए, सौरभ गांगुली। उन्होंने कहा बीसीसीआई बेशक अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दे, लेकिन बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन शामी के ऊपर कोई बैन नहीं लगाएगा, वो वैसे ही जब मन करे रणजी खेल सकता है। तो उधर सपोर्ट मिला। बीसीसीआई की एक इंटरनल इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी में शामी को क्लीन चिट दे दी गई कि ये सब बकवास था। लेकिन गृहस्थी ने शामी की ज़िंदगी और करियर दोनों पे एक तरह से आँच ला दिया था। इधर शामी इंजर्ड हो गए, टीम से बाहर हो गए, बीवी का इल्ज़ाम, मीडिया में बदनामी, गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। वो अमरोहा पहुँचे। अमरोहा जाने के बाद कहते हैं कि एक बार 3 अलग अलग वक्त में उन्होंने ख़ुदकुशी करने की कोशिश की, सिर्फ इस बदनामी की वजह से, इंजरी की वजह से, टीम से बाहर हो जाने का जो मलाल था उसकी वजह से। और ये बात किसी और ने खुलासा नहीं किया, ये मीडिया की वो नहीं है। इंस्टाग्राम पे एक लाइव किया था रोहित शर्मा ने मोहम्मद शामी के साथ। रोहित शर्मा अक्सर इंस्टाग्राम पे अपने टीम के साथियों के साथ लाइव करते हैं, बड़े लाइट मूड में, और बड़े हंसी मजाक भी होता है, चाहे उसमें चहल होते हैं, बुमराह होते हैं, हार्दिक होते हैं, ऋषभ पंत होते हैं। तो एक बार मोहम्मद शामी के साथ रोहित शर्मा इंस्टाग्राम पे लाइव थे, और उस लाइव के दौरान वो उनसे ये सारी बातें पूछ रहे थे, इस कोरोना काल में कैसा बीता, क्या हुआ। उस दौरान मोहम्मद शामी ने पहली बार खुलासा किया कि मेरी ज़िंदगी में जो तूफ़ान आया था मैदान के बाहर, उसकी वजह से मैं 3 अलग अलग मौक़ों पर मरने की सोच रहा था, लेकिन फिर मेरी फैमिली मेरा सपोर्ट किया और मैंने उस मरने के फ़ैसले को टाल दिया। ये खुलासा खुद शामी ने किया रोहित शर्मा से। इस कोरोना काल में उन्हें मालूम था कि इंजरी के बाद आ रहे हैं, टीम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। उन्होंने अमरोहा के अपने उस गांव में अपने पैसे से एक पूरा ग्राउंड तैयार किया नेट प्रैक्टिस के लिए। एक उनका और भाई है जिसका नाम कैफ है, मोहम्मद कैफ, वो वाले कैफ नहीं, जो भी बंगाल की टीम में ही उनका सिलेक्शन हुआ है। उसके साथ कोरोना में लॉकडाउन था, पूरी दुनिया बंद थी, लेकिन इस लॉकडाउन में भी मोहम्मद शामी कड़ी मेहनत करते थे अपने उस फार्म हाउस पर, वो जहाँ पे गांव है उनका घर, वहाँ पे बनाया था। और उसी का नतीजा था कि जब लॉकडाउन के बाद, कोरोना के बाद वो टीम में वापस आए तो कहीं ज़्यादा बेहतर बॉलर बनकर आए। अब सवाल ये था यहाँ पर कि 3 बार खुदकुशी करने की कोशिश, और मोहम्मद शामी की ज़िंदगी में भूचाल क्यों आया। वो भी लव मैरिज किया था उन्होंने हसीन जहाँ से, तो उनकी शादी में क्या ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से एक बीवी इतना संगीन इल्ज़ाम लगा रही है कि वो मारते हैं, पीटते हैं, और उनके भाई ने रेप करने की कोशिश की, वो फिक्सर हैं, पाकिस्तानियों से मिले हुए हैं। ऐसी क्या चीज़ थी, इसके इनसाइड स्टोरी क्या थी? हम लोगों ने इसके बारे में हर तरफ से पता करने की कोशिश की। जो सच्चाई सामने आई वो बड़ी आम सी चीज़ थी। शायद हर तीसरे चौथे घर में ये कहानी होती है। जब किसी की शादी होती है तो आमतौर पर हर पत्नी, मैं हर एक को नहीं कहूँगा, ज़्यादातर पत्नी, मैं इस मामले में लकी हूँ, उनका ये होता है कि मेरा पति सिर्फ मेरा है। अब यहाँ तक ठीक है, उनकी सोच के साथ कोई बुराई भी नहीं होनी है, क्योंकि हर पत्नी का ये हक है कि ये सोचे उसका पति सिर्फ उसका है। लेकिन मेरे पति की हर चीज़ सिर्फ मेरी है, यहीं से झगड़ा शुरू होता है। क्यों? क्योंकि उस पति की भी माँ बाप हैं और भी शायद लोग हैं जो उसके ऊपर डिपेंडेंट हों। अब अगर वो उनकी मदद करे, वो उनको अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दे, तो फिर इस पे वाइफ को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। और यहीं से लड़ाई शुरू हुई हसीन जहां और शामी की। असल में हुआ ये कि जब शामी एक मशहूर क्रिकेटर बने, आईपीएल की टीम खरीदने लगी। पहले वो केकेआर से खेले, फिर उनको दिल्ली डेयरडेविल्स ने ख़रीदा, फिर पंजाब किंग्स 11 से खेले, आखिरी 2 सीज़न में वो गुजरात टाइटन से खेल रहे हैं हार्दिक पांड्या की कप्तानी में, और लास्ट ईयर वो हाईएस्ट विकेट टेकर थे। जब पंजाब से खेले तो 2 लगातार साल तक हाईएस्ट विकेट टेकर थे पंजाब की टीम के। लास्ट आईपीएल में 28 विकेट लिया उन्होंने, तो उस हिसाब से और करीब 6.5 करोड़ रुपए में वो बिके थे। तो आईपीएल से भी काफ़ी पैसे मिले इंडियन टीम के में, वो ए लिस्टेड खिलाड़ी हैं, उधर से भी पैसे अच्छे मिल रहे थे। तो जो पैसे कमा रहे थे मोहम्मद शामी, उन्हें लगा उनके फादर तौसीफ अली ने अपनी पूरी ज़िंदगी, अपनी जवानी अपने बेटे के सपने को पूरा करने में
बर्बाद कर दिया, झोंक दिया। तो उनका भी कुछ फ़र्ज़ है एक बेटे के नाते, बाकी अपने भाइयों के प्रति भी फ़र्ज़ है। तो जो पैसे आने शुरू हुए तो शामी ने कहा कि मैं अपने जहाँ अमरोहा के जिस गांव में हूँ वहाँ के आसपास की ज़मीन ख़रीदता हूँ ताकि मेरे फादर, मेरी माँ, मेरे भाई वहीं रहकर अपना खेती बाड़ी, चूँकि उनका पुश्तैनी काम था, वो सारी चीज़ें कर सकें। तो उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया गांव में ज़मीन लेकर, और बहुत सारी ज़मीन उन्होंने अपने फादर के नाम पर या भाई के नाम पर लेना शुरू किया, और यहीं से झगड़े की बुनियाद शुरू हुई। हसीन जहाँ चाहती थी कि वो ना अमरोहा जाए, ना अपने घर वालों से नहीं मिले, ना अपने भाइयों से मिले, और ये जो पैसा उनके हिसाब से कहीं कोलकाता में ही इन्वेस्ट करें। ये बात शामी को पसंद नहीं थी। वो कहते थे तुम्हारा जो खर्चा है, जो हिसाब है, तुम जितने पैसे तुम्हें चाहिए तुम मुझसे लो, लेकिन मैं अपने बाप भाई के लिए क्या कर रहा हूँ उसको छोड़ दो मुझ पर। लेकिन हसीन जहाँ को ये पसंद नहीं था, और यहीं से ये लड़ाई धीरे धीरे शुरू हुई। मामला कोर्ट में पहुँचा। एक बार तो अरेस्ट वारंट निकल गया था एक कोर्ट ने, लेकिन सम्मन भेजा नहीं गया था, इसलिए दूसरी कोर्ट ने उस अरेस्ट वारंट को रोक लिया। तो गिरफ्तारी कभी नहीं हुई, लेकिन फिर मामला कोर्ट में चला। कोर्ट में मामला अब ये चल रहा था कि हसीन जहाँ ने कहा कि मेरा पति करोड़ों कमाता है तो मुझे मतलब वो होता है ना, महीने का खर्चा दिया जाए। तो उन्होंने मांग की हर महीने 10 लाख रुपए दे मोहम्मद शामी। उनके वकील ने कहा था कि उस वक्त कि इसके 1 साल की कमाई करीब 7 करोड़ रुपए है शामी की, तो उनके लिए 7 करोड़ में से 10 लाख कुछ नहीं है। लेकिन शामी की वकील ने कोर्ट में यह दलील दी कि हसीन जहाँ खुद भी मॉडलिंग करती हैं, कमाती हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनकी मतलब मजबूर है, और वो अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ करते रहते हैं। बेटी से बहुत प्यार है शामी को, लेकिन एक शिकायत भी है कि बेटी से उनकी बीवी मिलने कम देती है। तो 10 लाख का गुजारा भत्ता मांगा, लेकिन अभी कोर्ट ने फैसला सुनाया 2023 में ही, और कोर्ट ने कहा कि मोहम्मद शामी हर महीने 1,30,000 रुपये हसीन जहाँ को देंगे। इसमें से 80,000 रुपये मोहम्मद शामी की बेटी के लिए होगा, और बाकी के 50,000 रुपये हसीन जहाँ के खर्चे के लिए। तो ये भी लास्ट हुआ है। इस बीच में पहले कई ड्रामा भी हुए। हसीन जहाँ अमरोहा पहुँच गई, घर पर जो बनवाया है शामी ने कि अब मैं यहीं रहूँगी, ये है वो है, बहुत पुलिस आई, फिर वो गए। कुल मिलाकर इस वक्त जो है मामला कोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन जो अब तो कोर्ट का फैसला होगा वो होगा। लेकिन जितने भी इल्ज़ाम थे, जो जैसे रेप का इल्ज़ाम लगाया था कि मोहम्मद शामी के बड़े भाई ने रेप की कोशिश की थी, कोलकाता की पुलिस ने उसकी जांच की और इसको झूठ बोल पाया। उन्होंने बाकायदा मेडिकल टेस्ट और सारी चीज़ें की और अपनी रिपोर्ट दी कि हसीन जहाँ का ये इल्ज़ाम झूठा है। उसी तरीके से डॉरी और टॉर्चर का मामला भी झूठा पाया गया, लेकिन ये मामला अभी भी कोर्ट में है। गुजारा भत्ते के लिए अब शायद वो, क्योंकि सिर्फ 1,30,000 उनके हिसाब से, तो वो अब हाई कोर्ट जाएँ। तो कोर्ट का मामला चल रहा है, और सोचिए कि एक तरफ घर का वो फ्रंट, बीवी का पब्लिकली, क्योंकि एक स्टार क्रिकेटर और उसकी पर्सनल लाइफ और उसको पब्लिक के बीच में गलत तस्वीर उसकी पेश की जा रही है। ऐसा शख्स जहनी तौर पर क्या उस पर गुजरती होगी। और दूसरी तरफ ऐसे हाई प्रेशर वाले मैच जिसमें सेमीफाइनल 140 करोड़ लोगों की उम्मीदें, और उसमें वो परफॉर्म करना, फिर ये भी देखना कि दूसरे अपने साथी क्रिकेटर की वाइफ वो भी सब बैठी हुई हैं, और एक वो जिसकी वाइफ बैठना तो वहाँ पे दूर है, हालात ये है कि जेल भेजने की तैयारी कर चुकी। तो इसीलिए कहते हैं कि किस्मत, मौका, तकदीर और ये सारी चीज़ें उन्हीं लोगों का साथ देती हैं जो बहादुर होते हैं, और उनमें से एक है मोहम्मद शामी, जिन्होंने न सिर्फ मैदान के अंदर बल्कि मैदान के बाहर तमाम जद्दोजहद की तमाम मुसीबतें झेली। और आज जो आखिरी लाइन ये कहकर ख़त्म करूँगा कि कल रात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट किया था इंडिया के सेमीफाइनल की जीत पर, उसमें पूरी इंडिया को बधाई दी, लेकिन मेंशन किया मोहम्मद शामी के खेल को और उसकी बॉलिंग को। तो ये होती है पहुंच, और ये होती है तकदीर, और ये होता है मौका, और उस मौके को बुनाने की कला। मोहम्मद शामी की कहानी मुझे लगता है बहुत सारे नौजवानों को प्रेरणा दे सकती है। तो आज की कहानी में इतनी ही। कहीं को गलती हुई तो माफ़ कीजिएगा, और कहानी के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और मुझे ये भी लगा कि मौका है इस वक्त, चूँकि अभी क्रिकेट का खुमार उतर नहीं रहा, और ये
19 भी नहीं कहूँगा, 20-21 से पहले उतरेगा भी नहीं, क्योंकि 19 को हम जीतेंगे तो फिर 20 तारीख को भी उसका जश्न रहेगा, 20-21 2-4 दिन तक तो इसकी बातें होती ही रहेंगी, तो फिर उसके बाद ही कुछ होगा। तो फिलहाल कहानी में इतने ही, और कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज अविनाश जनागल इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अविनाश जी। आयुष ने भेजा है। मोहम्मद अनस खान का भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अनस। अमृत शर्मा का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अमृत। और ये रजनी शर्मा जी ने भेजा है। साथ ही जसवंत सिंह का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे जसवंत जी। डॉक्टर नेहा सलगार इनका भी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे डॉक्टर नेहा। और ये आमिर सालगार की वाइफ हैं। संगीता आर्याल इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे संगीता जी। और ये प्रज्वल घिमिरे की वाइफ है। साथ ही प्रीति सिंह का भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे प्रीति। और ये भेजा है पूर्वांशु सिंह ने। अंकित रावत का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अंकित रावत, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। और स्वर्णिमा रावत ने भेजा है ये। साथ ही सुभाग्यान वर्मा बल्कि शुभाग्य वर्मा इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे शुभाग्य। और ये भेजा है रेणु हरिराम और सारथ वर्मा ने। भरत चौधरी का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे भरत। और ये भेजा है जजाम गुजरात से, में ये रहते हैं। साथ ही गरिमा इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे गरिमा। और ये भेजा है खेताराम सांडेला ने। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।